हेलो एवरीवन। आज हम गांधी जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गांधी जी जो बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनसे मिला जुला के हर एक साल या अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनके थॉट्स हैं, इनके जो डायमेंशंस हैं उससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है आज का, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ Gandhi's principle of non-violence, okay, in the Indian freedom struggle, okay। तो गांधी जी के जो प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस का, इसका इंडियन आईएनएफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा है। ठीक है, ओके। तो एक हम इस पहले कोड देख लेते हैं। नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ वीक, इट इज अ वेपन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट। तो गांधी जी का कहना था कि जो नॉन वायलेंस है, जैसे जनरली धारणा होता है हमारे समाज में कि वायलेंस जो है वो वीक है, मतलब वायलेंस जो है ये स्ट्रॉन्ग का निशानी है, स्ट्रॉन्ग पर्सन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन गांधी जी कहते हैं जो नॉन वायलेंस है ये स्ट्रॉन्गनेस का निशानी है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग का रियल स्ट्रॉन्गनेस का निशानी ये है, आप में कितना टॉलरेंस है। हाँ वेट, थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट करते हैं। ओके, तो जो नॉन वायलेंस है इसकी क्या डायमेंशन है, एक तो टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस मतलब कि जैसे क्या, जैसे आपका कोई वो कर रहा है, आपके प्रति कोई क्रिटिकल व्यू अपना प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपने उस चीज को सुना और अगर वो चीज बेहतर हो, जैसे बोला किसी ने कि आपका आवाज काफी लाउड है, आप काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, आपका टेम्पर काफी शॉर्ट है, तो आप उस चीज को रेशनलाइज करेंगे, उसको फील करेंगे कि क्या मेरा टेम्पर सही में शॉर्ट है। अगर शॉर्ट है तो आप उस पे बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जो बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध, वो कहते हैं टॉलरेंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर, टॉलरेंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब कि टॉलरेंस बहुत कुछ सिखाता है एक आदमी को। ठीक है, ये कोट भी यूज कर सकते हैं, टॉलरेंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। ओके, तो नॉन वायलेंस का एक तो हो गया टॉलरेंस। सेकेंड डायमेंशन क्या हुआ, नो हेट्रेड, नो हेट्रेड टुवर्ड्स एनिमी। ठीक है, लव टुवर्ड्स एवरीवन। ये सारे एंगल हो गए नॉन वायलेंस के। ठीक है, हमने नॉन वायलेंस समझ लिया, आप लोग समझ में आए नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस ये नहीं है कि लाठी चलाना, गोली नहीं चलाना, और ये सारी चीजें काफी बड़ी ब्रॉड चीजें हैं। गांधी जी इवन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते थे, जैसे कि हमारे मन में हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए, हमारे इवन लोग, जनरल लोगों का तो बात छोड़िए, इवन हमारे एनिमी के प्रति हमारे मन में कोई हेट्रेड का भाव नहीं होना चाहिए। तो ये है नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वायलेंस समझते होंगे आप तो, और ये है वायलेंस और ये है गांधी जी का नॉन वायलेंस। ओके, तो हम इंट्रो डिस्कस करते हैं, कोड डिस्कस कर लिया हमने। एक कोड और था, मैं दिखा दूं आपको। नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन काइंड। ये कोट काफी सिमिलर है जो गौतम बुद्ध का कोट था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने भी यही बात कहा था कि नॉन वायलेंस इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो आप गौतम बुद्ध जी का भी रेफरेंस लेके, अगर क्वेश्चन में ऐसा इक्वेशन बनता है तो वहां पे आप ये कोट भी पुट करेंगे और गौतम बुद्ध जी का नाम लिखेंगे, काफी अच्छा इंप्रेशन आएगा। ओके, तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। महात्मा गांधी 1915 जो साउथ अफ्रीका से आए थे, मार्क अ ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, ठीक है, ये हम जो ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट हुआ है, ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट कहिए या इसे आप वाटर सेड मूवमेंट कहिए, क्योंकि जैसे ये जो वर्ड है ना, वाटर सेड चाहे ट्रांसफॉर्मेटिव, ये यूज किया जाता है जैसे काफी बड़ा चेंज आया हो, जैसे कोई चेंज हो, जैसे ऐसे चल रहा 90 डिग्री पे चेंज आ गया हो, जैसे कोई चीज सीधे चल रहा है एक ही बार टर्न ले लिया हो, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट था गांधी जी का आगमन। वाइल
प्रीवियस नेशनलिस्ट लीडर जैसे कि पहले तो मॉडरेट लोग थे, जैसे कि दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद क्या है, एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल का मतलब हो गया बंकिम चंद्र, बिपिन चंद्र पाल, सॉरी, ओके, ठीक है। तो ये हो गया जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे इवन रेवोल्यूशनरी हो। रेवोल्यूशनरी लोग थे जो, जैसे कि आपने वो नाम सुना होगा, क्या कहते हैं, हम्म, बरिंद्रनाथ घोष, बरिंद्रनाथ घोष, जिनने युगांतर का स्टार्ट किया था, युगांतर, ठीक है। युगांतर एक जो था, ये ब्रांच था, मतलब कि एक अनुशूलियन समिति, जो ये बरिंद्रनाथ घोष थे और जोगिंदरनाथ घोष थे, बीके घोष और जोगिंदरनाथ घोष, इन्हें अनुशूलियन समिति का स्थापना किया था, ठीक है। और ये अनुशूलियन समिति का एक पेपर निकलता था कि एक सब ब्रांच था युगांतर। तो ये जो तीनों एक्टिविस्ट्स हैं, पहले यहाँ पे हो गया मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और इवन रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो जो प्रीवियस नेशनलिस्ट लीडर्स अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और ओकेजनल रेवोल्यूशनरीज वायलेंस, हमने देखा कैसे तीनों में थे, ठीक है। गांधीज इंट्रोड्यूस्ड नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन वायलेंस को गांधी जी अहिंसा कहते थे हिंदी में, एज अ बोथ मोरल फिलोसफी एंड अ पॉलिटिकल फिलोसफी। देखिए जो नॉन वायलेंस था, यहाँ पे जो ये लाइन है ना, मोरल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, नॉन वायलेंस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कि हमें इससे क्या करना है, वो इंडिपेंडेंस हासिल कर लेना, नहीं, इट इज इवन अ मोरल फिलोसफी। आपको अपने दिनचर्या में नॉन वायलेंस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। दिनचर्या में आप लोग सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज नॉन वायलेंस से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सब चीजें आती हैं यहाँ, इवन की करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, सारा एक सब पार्ट होता है नॉन वायलेंस का। अगर आप नॉन वायलेंस को पढ़ेंगे, गांधी जी के जो बुक इनने लिखा है, जिसमें नॉन वायलेंस को इन्होंने काफी ब्रॉड सेंस में डिफाइन किया है, ठीक है। नॉन वायलेंस आपको लगता होगा कि छोटा सा टर्म है नॉन वायलेंस है, खाली यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गोली नहीं चलाना, लाठी नहीं चलाना, लेकिन नॉन वायलेंस ये आप हार्ट का उनने बात किया था, हेट्रेड इन द हार्ट। सोचिए कि कितना निचले स्तर पे जाके, निचले इन द सेंस की मतलब कितने बारीक स्तर पर उन्होंने नॉन वायलेंस से डील किया है, ठीक है। तो यही था, ये मोरल फिलोसफी था, आपको मोरली भी नॉन वायलेंस होना चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो था ही, ठीक है। हिज emphasis on peaceful resistance gave a spiritual and ethical foundation to the Indian national movement, making it both inclusive and enduring। inclusive मतलब कि नॉन वायलेंस करने से क्या हुआ कि इसमें समाज के सारे तख्तों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, चाहे वो लोग पढ़े हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे इवन वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, ठीक है। ये सब लोगों ने इसको, इनका जो स्ट्रेटेजी था नॉन वायलेंस का, इन सब लोगों को उसने अट्रैक्ट किया, ठीक है। और इसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इंड्यूरिंग बनाया, मतलब कि वो चलता गया। जैसे आपने ड्यूरासेल का नाम सुना होगा, बैटरी जो आता है, कहता है कि इंड्यूरिंग है, मतलब कि काफी लॉन्ग सस्टेन किया। क्योंकि आपने देखा होगा, एक मिनट नीचे हम दिखाते हैं यहाँ पे, कि कैसे जो मॉडरेट का फेज था, उसके बाद क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट का फेज आया, उसके बाद रेवोल्यूशनरी का फेज था, ये सारे मॉडरेट के चलिए थोड़े से लंबे 20-25 साल का फेज था। एक्सट्रीमिस्ट तो मैक्स टू मैक्स 10 साल का इनका फेज चला, 10 साल में ये लोग डाउन हो चुके थे, उससे भी कम में। रेवोल्यूशनरीज का, इन लोगों का तो तुक्का, जैसे 1902 के करीब में थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, फिर आगे चंद्रशेखर आजाद आए, फिर भगत सिंह आए, ये थोड़ा थोड़ा चलता, ये सब इंड्यूरिंग नहीं था, इंड्योर नहीं कर पाए ये सारे तीनों जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज थे, चाहे वो मॉडरेट्स का हो, चाहे एक्सट्रीमिस्ट का हो, चाहे रेवोल्यूशनरीज का हो, ये सस्टेन नहीं कर पाए, इंड्योर नहीं कर पाए, ओके। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने नॉन वायलेंस को काफी अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस, ओके। अब हम जैसे क्वेश्चन का पार्ट था, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ गांधीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हम थोड़ा सा नॉन वायलेंस को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा इंट्रो था, इसमें दोनों पार्ट अटैच थे, नॉन वायलेंस भी था और कैसे उसने फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प किया वो भी था, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा नॉन वायलेंस को डिफाइन करते हैं। फॉर गांधी नॉन वायलेंस मीन्ट, मतलब कि नॉन वायलेंस जो था उनके लिए मोर देन
एस अब्सटेनिंग फ्रॉम फिजिकल वायलेंस, मतलब अब्सटेनिंग मतलब कि फिजिकल वायलेंस से अब्सटेन करना, मतलब कि उनके लिए जो नॉन वायलेंस था ये खाली एक फिजिकल वायलेंस से बचना नहीं था, अब्सटेनिंग मतलब बचना, समझिए। इट सिग्निफाइड प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड, डीड, जो मतलब डीड मतलब होता है कुछ, जैसे आप दिनचर्या में जो काम कर रहे हैं, रूटेड इन लव, ट्रूथ, सेल्फ रिस्ट्रेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कितना ही सिग्निफिकेंट लाइन है। अगर आप इस लाइन को देखें, मैं कह रहा था कि जैसे आपको ऊपर कि जो उनका नॉन वायलेंस था वो काफी डीप था, काफी माइक्रो लेवल पे डील करता था। इट सिग्निफाइज प्योर, तुम्हारा जो थॉट है प्योर होना चाहिए। वर्ड जो तुम्हारे हैं वो भी नॉन वायलेंस, मतलब कि जैसे एक बोली होता है ना, जैसे लोग बोलते हैं, मतलब गलत लैंग्वेज में बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, चाहे हाई टोन में बात करें, नहीं, उसमें भी नॉन वायलेंस होना चाहिए। तुम्हारे हर एक काम में नॉन वायलेंस होना चाहिए। नॉन वायलेंस इन द सेंस कि कुछ भी काम करें उससे किसी का हार्म नहीं होना चाहिए। तुम्हारे रूटेड लव मतलब हर एक चीज तुम्हारा जो हो वो तुम अपने मन से, अपने हार्ट से हर एक चीज प्यार के नजरिए से देखो चीजों को, ठीक है। सच, सच्चाई पे आप तुम सच्चे रहो, सेल्फ रेस्ट्रेंट रहो। अगर तुम सच्चे रहोगे तो ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी देगा, ठीक है। सेल्फ रेस्ट्रेंट रहोगे तो ये भी ट्रांसपेरेंसी एंड इवन अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी मदद करेगा, ठीक है। रूटेड इन लव, तो ये आपने समझा कि नॉन वायलेंस इनके लिए किस लेवल पे ये डील किए हैं इनने, गांधी जी ने। इंस्पायर बाई एंशियंट इंडियन फिलोसफी, ठीक है, वो इंस्पायर थे जैनिज्म से, बुद्धिज्म से एंड भगवत गीता से, ठीक है। एंड लियो टोल्स्टॉय, ठीक है। लियो टोल्स्टॉय ये एक वेस्टर्न थिंकर थे। इन इन पे गांधी जी ने एक बुक भी लिखा था, इनका एक बुक था, उसको गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। इनसे भी वो मेजरली इन्फ्लुएंस है गांधी जी, ठीक है। viewed non-violence as a universal law of life, ठीक है। शायद लियो टोल्स्टॉय का ही एक लाइन था कि इन्हीं के जो लाइन से गांधी जी इंस्पायर होकर बोले थे कि अगर तुम्हें किसी भी चीजों को जज करना है ना, जैसे आप लोग कल को एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपको जैसे जज करना है कि मैंने ये चीज, ये एक्शन लिया अपना, ये अपना ऑर्डर, मैंने ये एक ऑर्डर चाहे एक पेपर पे इसलिए साइन कर रहे हैं, तो आपको ये पहले सोचना होगा, ये जो साइन है मेरा, ये जो यहाँ पे सबसे गरीब कोने पे तबके के लोग हैं, इनको क्या फायदा पहुंचाएगा, ये इससे इनको क्या फायदा होगा, इनको नुकसान होगा। सो लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द रो, जो सबसे पिछला सबसे नीचा तबका वर्ग है, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए कोई भी एक्शन लेते समय, ठीक है। तो ये था हिज डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य पर आग्रह, ट्रुथ पे आग्रह करना, मतलब ट्रुथ पे रेसिस्ट करना, मीनिंग इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, ठीक है। वो बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर इनसेपरेबल, दैट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज मस्ट नॉट इन्वॉल्व हेट्रेड और हार्म, ठीक है। ये सब हमने पहले ही समझ लिया है। सत्य, ये जैसे एक लाइन यहाँ पे थोड़ा सा है, वायलेंस आर इनसेपरेबल, मतलब कि सच्चाई और नॉन वायलेंस ये अलग चीज नहीं है, दोनों मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन में है। सिम्बायोटिक मतलब कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ये जो नॉन वायलेंस है ये ट्रुथ को हेल्प करेगा, ट्रुथ नॉन वायलेंस को हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। देखिए हमने जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे काफी ब्रीफली नॉन वायलेंस को डिफाइन कर दिया है, लेकिन इसमें सारी चीजें हैं, नॉन वायलेंस को डिफाइन किया हमने, कुछ उस पे फैक्ट्स भी दिए यहाँ पे, देखिए जैसे कि एक मिनट, कहाँ जैनिज्म वगैरह का बात था, इट इज बेस्ट, देखिए जैनिज्म में, बुद्धिज्म, भगवत गीता, टोल्स्टॉय, सारे हमने फैक्ट भी पुट किए हैं इसमें, ठीक है। अब अप्लीकेशन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, ठीक है। गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन भी आता है प्री में, ठीक है, कि गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था वो कहाँ पे था, वो था चंपारण का, बिहार की धरती से। कहा जाता है कि बिहार की धरती ने गांधी जी को गांधी बनाया, ठीक है। गांधी जी फेमस हुए बिहार से ही, ओके। गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज नॉन वायलेंस इन इंडिया, ठीक है। ही लेड इंडिगो फार्मर्स, ये आपको स्टोरी पता होगा चंपारण सत्याग्रह का, हम लोग इतनी बार पढ़ते हैं बीपीएससी में। खेड़ा एंड अहमदाबाद, ये सेकंड था उनका, ठीक है। यहाँ पे हंगर स्ट्राइक हुआ था, हंगर स्ट्राइक, ठीक है। थ्रू नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट गांधी सपोर्टेड पीजेंट ड्यूरिंग फेमाइन एंड मिल वर्कर इन देयर वेज डिस्प्यूट, ठीक है। यहाँ पे बात था कि जैसे
वॉर प्लेग एक बोनस आता था कि वॉर के टाइम पे बोनस मिलता था, उसी को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट था मिल वर्कर के बीच और मिल के मालिकों के बीच। ठीक है, तो वहाँ पे गांधी जी गए, वहाँ पे उन्होंने रेसिस्ट किया, हंगर स्ट्राइक किया, और उसके बदले एक बिल पास हुआ जिसमें उनके जो भत्ता था उसको बढ़ाया गया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1922 marked the beginning of mass mobilization using non-violence with boycott of British institution, law court, titles. गांधी यूनाइटेड हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे अ नॉन वायलेंट नेशनल बैनर, यहाँ पे खलीफात का इशू जो हुआ था, खलीफात का खलीफा मूवमेंट जो था उसको भी गांधी जी ने सब इसमें अटैच कर लिया था। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो तिलक थे ना, तिलक बाल गंगाधर तिलक, वो खलीफात इशू के जैसे कि रिलीजियस इशू पे मुस्लिम को आईएनसी के चाहे नेशनल मूवमेंट अटैच करने के खिलाफ थे। तो कल को प्री में अगर क्वेश्चन आता है खलीफात मूवमेंट के कौन अगेंस्ट था, तो वो थे तिलक। ठीक है, मतलब कि खलीफा मूवमेंट के खिलाफ नहीं थे वो, खलीफा मूवमेंट को असिमिलेट करना इसमें नॉन कॉपरेट मूवमेंट में, इसके खिलाफ थे वो। साल सत्याग्रह 1930 का, दांडी मार्च चैलेंज द कॉलोनियल साल्ट लॉ। ये एक इंटरेस्टिंग केस था। सोचिए कि उस टाइम पे ऐसा हाल था कि आप अपने खाने के लिए भी नमक नहीं बना सकते हैं। ये सोचिए ये कैसा रूल था कि अगर आपको खुद को खाने के लिए नमक चाहिए तो वो आपको खरीदना है, वो आप बना नहीं सकते, इवन आप कैपेबल हैं फिर भी। तो साल सत्याग्रह में क्या हुआ, इसको चैलेंज किया गया, गांधी जी ने इसके प्रति सत्याग्रह किया, और इससे क्या परिणाम निकला कि इरविन जो गांधी इरविन पैक्ट था उसमें अलाउ किया गया कि गांधी जैसे नॉर्मल लोग हैं वो साल्ट बना सकते हैं, मतलब सेल के लिए नहीं लेकिन खुद के खाने के लिए अपना बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वाइट क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे डू डाई का जो स्लोगन था ना, इसको काफी लोग इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो था ये नॉन वायलेंट नहीं था, ना ही ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस है। इसमें अराउंड 10,000 टू 15,000 लोगों का डेथ भी हुआ था। क्योंकि इसमें हुआ क्या ना कि जैसे मूवमेंट लॉन्च हुआ, इसमें जो बड़े बड़े नेशनल लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर नेशनल लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं तो आप अपने एक्शन के खुद जिम्मेवार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, या हम जिएंगे या हम मर जाएंगे इसमें। ठीक है, डू एंड डाई, ये गांधी जी ने स्लोगन दिया था। ये शायद लास्ट ईयर बीपीएससी प्री में क्वेश्चन भी आया था कि स्लोगन किसने दिया था, ये गांधी जी ने खुद दिया था स्लोगन। ठीक है, तो फिर भी आप इसको मान सकते हैं कि नॉन वायलेंट था, क्योंकि उनने कहीं भी ऐलान नहीं किया था कि हमें वायलेंस करना है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर सारे लीडर अरेस्ट हो जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज़ादी के लिए। ठीक है, तो सब लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद लोग जो थे, आप सोचिए कि अगर लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं तो लोग को जो बुझाएगा वो करेंगे। ठीक है, तो यही हुआ यहाँ पे लार्ज स्केल वायलेंस देखा गया था। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। वेट, ये क्योंकि ये 38 मार्क का क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा जो गेन्स क्या थे नॉन वायलेंस के उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टिल द टाइम ऑफ गांधी जी द वर्ल्ड विटनेस इधर ब्लडी रेवोल्यूशन, वर्ल्ड विटनेस इधर ब्लडी रेवोल्यूशन, ठीक है, और वायलेंट मास अपराइजिंग। गांधी जी के पहले वर्ल्ड ने या तो रेवोल्यूशन देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने देखा होगा, वहाँ पे लार्ज स्केल ब्लडशेड हुआ था, राजा को मार दिया गया था, उसको गर्दन काट के हटा दिया गया था, ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो ये जो पहले के रेवोल्यूशन थे काफी ब्लडशेड थे। इवन आपने होची मिन्ह जो इंडोनेशिया साइड जो स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम का, वहां भी बहुत ही अटैक हुआ, गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ, काफी लोग मरे हैं। तो लेकिन हमारा जो स्ट्रगल था उसमें आप देखिए ये सारी जो चीजें हैं काफी स्मॉल स्केल पे हमारे पास वायलेंस हुआ था। हमारे में इतना वायलेंस नहीं हुआ, इतने लोगों का जान माल का नुकसान नहीं हुआ जितना कि अदर कंट्रीज में हुआ था रेवोल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वाज द फर्स्ट नॉन वायलेंट मास मूवमेंट इन द नोन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इन द मैनकाइंड का हिस्ट्री मतलब ह्यूमन का जो हिस्ट्री है उसमें आप सर्च करेंगे तो इंडिया का जो स्ट्रगल है वो एक ऐसा स्ट्रगल मिलेगा जो नॉन वायलेंट हो। ठीक है, यही एक ऐसा स्ट्रगल है। ये कितना सिग्निफिकेंट बात है हमारे लिए। ठीक है, इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब कि ये जो नॉन वायलेंट का जो गांधी जी का प्रिंसिपल था ये एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट था। इसने पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर दिया, और इससे काफी लोग इंस्पायर हुए, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ये सारे लोग गांधी जी से काफी इंस्पायर थे कि इनने जो रेवोल्यूशन किया बिना वायलेंस के, इनने कंट्री को इतने जो हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ ब्रिटिश से वो काफी वो था, काफी पीसफुल था। ब्रिटिशर ने कैबिनेट मिशन आया, सारी चीजें आई, उनने इवन हमारे सोचिए सबसे सिग्निफिकेंट बात क्या था कि इवन आप जो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने लॉर्ड माउंटबेटन को कंटिन्यू किया एज अ गवर्नर जनरल।
ठीक है? सोचिए, जिसने हमारे पे राज किया, जिसके खिलाफ हमने एक्शन किया, जितना वो वायलेंट, क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन किया, उसके बाद हमने उसको ही कंटिन्यू रखा कुछ दिन के लिए। लेकिन ये काफी अच्छा चीज था। पाकिस्तान में क्या हुआ कि 1947 में ही जैसे जैसे ही उनको आज़ादी मिला, उनने लॉर्ड माउंटबेटन को हटा के और जिन्ना को गवर्नर जनरल बना दिया। तो उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ उस टाइम पे, और ये हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव था। वहाँ उस टाइम पे जो लीडर हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, जो भी हो। इम्पैक्ट ऑफ नॉन वायलेंस ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल, मास पार्टिसिपेशन। नॉन वायलेंस ने क्या किया, मास पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि इसने अट्रैक्ट किया कि एक नॉन वायलेंट है, एक बूढ़े आदमी हैं जिनको, जो नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम उनको जाके मारोगे। इवन जब प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर ब्रिटिश आके तुमको डंडा मार रहा है, तो वो लोगों को, लोग के में सेंसेशन क्रिएट करेगा, इमोशनल अपील करेगा कि क्या है ये। वो एक बुढ़ा आदमी जिसने इवन अपने पूरे शरीर को ढका भी नहीं है, बेचारा बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है, आप जाके उसको डंडे से मार रहे हो, क्या कर रहे हो आप ये। तो इसका वर्ल्ड लेवल पे भी काफी अपील होता था, जैसे कि अदर कंट्रीज भी सपोर्ट करते थे। वहाँ की पब्लिक, जब लोगों को दिखाया जाता था पिक्चर्स, तो इस सब चीजों का काफी इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, लायर लिमिटेड टू एलिट और अर्बन सर्कल। लेकिन जो अर्लिस्ट के मूवमेंट थे, मॉडरेट्स के चाहे एक्सट्रीमिस्ट के, वो सब सीमित थे, एलिट्स पे थे, अर्बन सर्कल पे। लेकिन इनने गांव गांव में पहुंचाया, किसान किसान में पहुंचाया। महिला का लार्ज स्केल वो था उसमें, क्या कहते हैं, अ, मतलब महिलाओं ने भी काफी स्केल पे ज्वाइन किया। जो सीडीएम था, सीडीएम 1930 वाला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ग्लोबल मोरल सपोर्ट, इसने ग्लोबल मोरल सपोर्ट भी हासिल किया। यही चीज मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, पिक्चर्स जब जाती थी अदर कंट्रीज में, वहाँ के लोग दिखते थे, तो वहाँ के गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते थे कि उस कंट्री के लिए आप कुछ कीजिए, उस आदमी के लिए कुछ कीजिए, जो आदमी वहाँ पे लड़ रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है, वो जो नॉन वायलेंस से बैठा है, उसको आप ले जाके जेल में डाल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो ये चीज था। ठीक है, सस्टेनेबल प्रोटेस्ट, सस्टेनेबल प्रोटेस्ट मॉडल। ठीक है, वेल रेवोल्यूशनरीज, सस्टेनेबल, जो मैंने बताया था इंड्यूरिंग, ये वही चीज है कि इसने प्रोटेस्ट को सस्टेन किया, लॉन्गटिविटी दिया, लेजिटिमेसी दिया। सबसे बड़ा चीज लेजिटिमेसी क्या होता है, देखिए, दो तरीके का पावर होता है। एक किंग पहले रूल करते थे, उनके पास लेजिटिमेसी था, लेकिन लोग उसको सपोर्ट नहीं करते थे। लेजिटिमेसी जैसे कि इलेक्शन जो होता है ना, वो लेजिटिमेसी देता है कि हाँ, ये जो हमारा रूलर है, ये हमें लीगली रूल कर रहे हैं। तो यही प्रोटेस्ट जो था, उसको लेजिटिमेसी दिया इसने, रेजिलियंस दिया। ठीक है, moral debate within India. Although some revolutionaries, Bhagat Singh criticized it as a slow and ideal. Even सुभाष चंद्र बोस ने भी क्रिटिसाइज किया, मतलब कि उनसे सहमत नहीं रखते थे। काफी लोग थे, काफी सहमत नहीं रखते थे। इवन सम टाइम पे तो नेहरू जी ने भी कहा था। ठीक है, जो इनने, जब एनसीएम को, जब चौरा चौरी के बाद उसको बैक लिया गया, तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था, ये क्यों किया आपने। लेकिन सब चीज के प्रति गांधी जी सोच समझ के किए थे। ठीक है, ऑल्दो सम रिवोल्यूशनरी भगत सिंह क्रिटिसाइज स्लो एंड आइडियलिस्टिक, स्लो एंड, भगत सिंह ने इसको स्लो एंड आइडियलिस्टिक कहा था। मैनी वर इन्फ्लुएंस में गांधी एथिकल अप्रोच एंड पब्लिक अपील। ठीक है, कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम अ पॉलिटिकल कैंपेन इनटू अ मोरल crusade for justice, dignity, and truth. It ensured that India gained independence without plunging into large-scale civil war anarchy. ठीक है, कुछ लोग गांधी जी को खुद अनार्किस्ट कहते हैं। ये पॉलिटिकल का कुछ, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। गांधी जी थे वो एक अनार्किस्ट थे। ठीक है, ये मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। मोरेवर इट इंस्पायर ग्लोबल लीडर्स लाइक, बताया मैं जैसे कि मार्टिन लूथर किंग को इसने इंस्पायर किया, नेल्सन मंडेला को इंस्पायर किया, दलाई लामा, ये सारे लोग गांधी से इंस्पायर हुए हैं। अन्य खुलेआम उसको एक्सेप्ट किया कि हम गांधी से काफी इंस्पायर हुए हैं। गांधी जी फादर ऑफ ग्लोबल नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस। ठीक है, इनको फादर ऑफ ग्लोबल नॉन रेसिस्टेंस भी माना जाता है। ये गांधी जी का कोट है, आपको कहीं भी यूज कर सकते हो, काफी फेमस कोट है ये। इस पे ऐसे मल्टीपल टाइम ऐसे आ चुका, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो। एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, आंख के बदले आंख क्या करेगा, सब पूरा दुनिया को ही अंधेरे में ढकेल देगा, किसी के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, ये था। ये इवन मेडिवल टाइम में यही क्या चलता था, जस्टिस चलता था। जब लोग जाते थे ना वहाँ के, जब मेडिवल टाइम में जो जज होते थे, इसने क्या किया है, आंख फोड़ दिया है, तुम भी इसका आंख फोड़ दो, यही चलता था। इवन टुडे इन द एज ऑफ मैरिड बाई
मैड मतलब कि एक्सट्रीमिज्म एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जो आज के समय में जो चल रहा है, एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रहा है, वर्ल्ड जो है ब्लॉक में बटा हुआ है, चाहे यूएसए का ब्लॉक हो, चाहे जैसे चाइना का ब्लॉक हो, उसमें रसिया है, पाकिस्तान है, इसको वाले ब्लैक में से कनाडा, यूके, यूरोप है, ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रहा है, इंडिया अपना थोड़ा अलग साइड में चल रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। बीकन मतलब कि जैसे टॉर्च बांटना, एक लाइट, एक रास्ता देना, एथिकल, रेसिस्टेंट, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, बस नेशनली एंड ग्लोबली। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।